Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. Today we will resume the theme 11, the rebels and the Raj, the revolt of 1857 and its representation. Topic 1, describe in memoriam, painted by Joseph Noel Paton, 1859, 2 years of mutiny. Long question. There was a painting painted by the British painter Joseph Noel Paton, 1859, after the 2 years of revolt or so-called mutiny. Describe the main features of it. यानी एक बहुत पेंटिंग बनाई गई थी जोसेफ नोएल पेटन के द्वारा इन मेमोरियम नाम से, और ये 1859 में यानी आफ्टर द 2 years ऑफ 1857, एंड इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया था उन लखनऊ के रेजिडेंसी में फंसे हुए उन चिल्ड्रंस का और वोमेन का, जो कि और उसके बाद जितने भी रेबल थे उन्होंने घेरा डाला हुआ था, इसलिए उन्होंने पिक्चर बनाई थी. और यू कैन सी इन योर book this picture. We can see English women and children huddled in a circle. यानी वो हडल्ड माने भीड़ भाड़ से लगी हुई है, एक सर्किल, एक गोले में एक भीड़ के रूप में बैठे हुए हैं. लुकिंग हेल्पलेस एंड इनोसेंट, और वो देखने में हेल्पलेस लगते हैं और इनोसेंट, निर्दोष भी लगते हैं. सिंगलिंग वेटिंग फॉर, और सीमिंगली ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वेटिंग फॉर द इनएविटेबल डिसऑनर, वायलेंस एंड डेथ, वे अपने यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं. इनएविटेबल मीन्स यानी जो अवश्यंभावी है, अनिवार्य है. डिसऑनर अपना अपमान, वायलेंस हिंसा, एंड उसके बाद डेथ के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं. इन द मेमोरियम डज नॉट शो गोरी वायलेंस, इट ओनली सजेस्टेड, यानी मेमोरियम में ये यानी रक्तपात, हिंसा नहीं दिखाई गई है, लेकिन सिर्फ इट ओनली सजेस्टेड, इसको ये सजेस्ट कर रहा है कि अब इसमें वायलेंस या हिंसा होगी. इट स्टेट्स अप द स्पेक्टेटर्स इमेजिनेशन, और इस प्रकार ये जो स्पेक्टेटर हैं, दर्शक हैं, उनकी इमेजिनेशन को, उनकी कल्पना को में हलचल मचा देता है. एंड सीक्स टू प्रोवोक एंगर, एंड फरी, और देखने में ऐसा लगता है कि यानी एक उकसाता है, क्रोध आता है इसे देखकर, उनकी इनोसेंसी को देखकर और उनकी प्रॉब्लम्स को देखकर, जो इंग्लिश वोमेन और चिल्ड्रन हैं. एंड फरी, और रोष का मतलब एक तरह से गुस्सा भी आता है. इट रिप्रेजेंट्स द रेबल्स एज वोलेंट एंड ब्रूटिस, यह रिप्रेजेंट करता है कि रेबल्स जो विद्रोही थे वो बहुत ही वॉयलेंट, हिंसक थे, एंड ब्रूटिस, और बहुत ही क्रूल या क्रूर थे. इवन दो दे रिमेन इनविजिबल इन द पिक्चर, यद्यपि वे कहीं भी इस पिक्चर में किसी भी दृश्य में दिखाई नहीं देते हैं. इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्सेज अराइव एज सेवियर्स, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्सेज हैं वो सेवियर या रक्षक के रूप में आ रही हैं, यानी उनकी मदद करने के लिए ब्रिटिश ट्रुप्स, सोल्जर्स आ रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक, टू मिस वेलर डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट सिपाहीज इन कानपुर. कानपुर में ऐसे ही एक सीन में, दृश्य में एक पिक्चर बनी हुई है
पेंटिंग है, उसमें ये दिखाया गया है कि एक इंग्लिश वोमेन है, वो बहुत ही करेज से, बहुत ही गैलेंटली, बहादुरी से इंडियन सोल्जर्स का मुकाबला कर रही है। एक्सप्लेन दिस स्केच। इन अनदर स्केच ऑफ पेंटिंग्स वी सी वोमेन इन डिफरेंट लाइट। हम वोमेन को अलग अलग तरीके से, कई प्रकार से उसको हम देखते हैं। दे अपीयर हर हीरोइक डिफेंडिंग डैम सेल्फ, यानी वे अपीयर भी दिखाती हैं अपनी एक यानी बचाव, किस प्रकार एक नायिका या एक बहादुर महिला के रूप में अपना कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगी अगेंस्ट द अटैक ऑफ रेबल्स। यानी इसमें दिखाया गया है कि जो रेबल्स हैं वो उस महिलाओं पर अटैक कर रहे हैं, इंग्लिश वोमेन पर, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मिस व्हीलर स्टैंड्स फर्मली एट द सेंटर। वो ये दिखाई दे रहा है जब हम पिक्चर देखते हैं कि मिस व्हीलर वो कर रही है, मिस व्हीलर स्टैंड्स फर्मली एट सेंटर, सेंटर पर के रूप में अपने आप को बचा रही है। डिफेंडिंग हर ऑनर, अपने ऑनर को बचाती है सिंगल हैंडेडली, अकेले ही। किलिंग द अटैकिंग रेबल्स, और प्रकार अटैकिंग रेबल्स को मारकर उनकी हत्या करके अपने आप को बचा लेती। एज ऑल इन सच ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस द रेबल्स आर डेमोनाइज्ड। और जितनी भी ये ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन यानी पेंटिंग बनी है, कार्टून्स बने हैं या कि पिक्चर बनी है, चित्र बनी है, उस सब में रेबल्स को यानी विद्रोहियों को डेमोनाइज माने विकृत स्वरूप में उनको बारबेरिक, इलिटरेट, प्रिमिटिव, अशिक्षित, पुरातनपंथी और क्रूर और बहुत ही क्रूर उनकी एक इमेज बनाने की कोशिश की गई। हेयर फॉर बर्ली मेल्स, यहाँ बर्ली मीन्स बलवान, स्ट्रॉन्ग मेल्स एंड विद सोल्ड्स एंड गन्स। उसमें दिखाया गया है कि यहाँ जो शक्तिशाली मेल्स हैं, पुरुष हैं, वो उनके पास सोल्ड्स हैं, तलवारें हैं और बंदूकें हैं। आर शोन अटैकिंग ए वोमेन, और वे एक वोमेन पर अटैक कर रहे हैं। द वोमेन स्ट्रगल टू सेव हर ऑनर एंड लाइफ, और वोमेन अपने ऑनर, सम्मान, डिग्निटी और लाइफ, जीवन को बचाने के लिए स्ट्रगल मीन्स संघर्ष कर रही है। इनफैक्ट वास्तव में इज रिप्रेजेंटेड एज हैविंग ए डीपर रिलीजियस कोनोशन। इसका अगर हम देखा जाए तो एक गहरा धार्मिक इसकी एक एक्सप्लेनिंग भी होती है और उसमें एक अर्थ भी निकलता है, वो धार्मिक रूप से भी। एंड इट इज़ टू बैटल, ये एक बैटल थी, यह एक युद्ध था। टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी एक और बात इसमें जुड़ी हुई है कि जितने भी रेबल थे वो या तो हिंदू थे, मुस्लिम थे, और जितने भी ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो सब क्रिश्चियन थे। तो इसमें भी ये दिखाया गया है, उन्होंने ये जो क्रिश्चियनिटी को उनसे जो सुप्रीम रिलीजन के रूप में रिप्रेजेंट किया है, और बताया गया है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो अधिक बहादुर होते हैं हिंदू या मुस्लिम से। एंड द बुक लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द बाइबल, और उस पिक्चर में आप एक पिक्चर ये भी है कि उसमें बाइबल पर फ्लोर पर एक बाइबल पड़ी हुई है, यानी वहाँ रखी हुई है, और इस प्रकार ये दिखाई दे रहा है कि बाइबल का वे लोग अपमान करना चाहते हैं, और ये महिला मिस व्हीलर उसको बाइबल को के डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। नेक्स्ट टॉपिक, राइट ए नोट ऑन वेंगेंस एंड रिट्रीब्यूशन, यानी एक जब 1857 के विद्रोह के बाद आफ्टर द म्यूटनी और द रिवोल्ट ऑफ 1857, it is true that there are in a large number of Britishers and English soldiers were killed by the rebels and the common people of India.
and after that there was a demand arose in Britain that British should take vengeance and retribution. Vengeance means होता प्रतिशोध, बदला, रिवेंज, और रिट्रीब्यूशन का मतलब होता प्रतिकार, यानी अपने दुश्मनों को पूरी तरह से उनको पनिश करना, मार देना, मिटा देना. As waves of anger and shock spread in the Britain, जैसे ब्रिटेन में वहाँ ये पता पड़ा कि वहाँ न्यूज़ मिली उनको कि ड्यूरिंग द 1857 revolt, a large number of people, and women and children are killing, so that there was a feeling of anger and shock spread in the Britain, demands for retribution and grew louder. यानी वहाँ ये retribution यानी प्रतिकार, प्रतिशोध, रिवेंज, इन सब की जो डिमांड थी वो लगातार ग्रीव लाउडर में तेज होती चली गई. विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूज़ अबाउट द रिवोल्ट क्रिएटेड ए मिल्यू. और जैसे ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन हुई, पेंटिंग बनी, चित्र बने, न्यूज़ अबाउट रिवोल्ट क्रिएटेड ए मिल्यू इन विच, मिल्यू मीन्स एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना इन विच वोलेंट रिप्रेशन, जिसमें कि एक हिंसक दमन एंड वेगनेंस और प्रतिशोध वर सीन एज बोथ नेसेसरी एंड जस्ट. उसमें ये माना गया कि अब हिंदुस्तान में, भारत में इन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारना है, पनिश करना है, किल करना है, और इस प्रकार ये भावना, ये फीलिंग लगातार पूरे इंग्लैंड में लोगों में उठ रही थी, और इसलिए वो लगातार और ये वो ऐसा एक्शन कर भी रहे थे. इट वाज इफ जस्टिस डिमांडेड दैट चैलेंज टू ब्रिटिश ऑनर. इट वाज जस्टिस डिमांडेड, उनका कहना था कि जो जस्टिस है, न्याय है, ये डिमांड करता है कि चैलेंज टू ब्रिटिश ऑनर, क्योंकि उन्होंने माना कि ये ब्रिटिश ऑनर के लिए, ब्रिटिश सम्मान के लिए एक चैलेंज था, और न्याय कहता है कि इसका जो है बदला लिया जाना चाहिए. एंड पावर बी मेट रूथलेसली, और ऐसी इसलिए हमें उनसे रूथलेसली, क्रूरता और निर्दयता के साथ उनको अपनी पावर या अपनी स्ट्रेंथ से उनको रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन या परिचय कराना चाहिए. यानी उनकी भावना ये थी कि किसी भी तरह से इसको कुचल दिया जाए, रिप्रेस किया जाए, और साथ में इन लोगों को जो रेबल हैं उनमें किसी को भी ना छोड़ा जाए और लगभग उन सबको मार दिया जाए. थ्रेटेंड बाय रेबेलियन द ब्रिटिश फेल्ट दैट, जब उनसे रेबेलियन से उनको थ्रेट मिली, द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे हैड टू डेमोन्स्ट्रेट द इनविजिबिलिटी. दे हैड टू, थ्रेटेंड का मतलब रेबेलियन से जब उन्हें धमकी, चुनौती मिलने लगी, तो उन्होंने ये महसूस किया कि दे हैड टू डेमोन्स्ट्रेट द इनविजिबिलिटी, कि वे अपनी अजेयता को प्रदर्शित करें. अजय, इनविंसिबिलिटी माने अजेयता, यानी ये माना जाता था कि इंग्लिश कोई युद्ध नहीं हारे थे, और वे लगातार 58 कंट्रीज़ में उनकी कॉलोनियलिज्म की जो थ्योरी है, एंड दे वर द कॉलोनियल मास्टर. तो उनका मतलब ये था, मीन्स ये था कि लगातार हम हमारे सामने ये छोटी सी चुनौती है इंडियंस की, और इसको हम इनको जो है बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे. इन वन सच इमेज जस्टिस पंच, एक ऐसी ही और एक इमेज, एक पिक्चर बनी, उसका नेम था जस्टिस पंच. 12 सितंबर 1857 में ये न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुई. वी सी एन एलिगोरिकल फीमेल फिगर, हम एक उसमें एक व्यंजनात्मक यानी एक काल्पनिक फीमेल फिगर को, महिला को देखते हैं, ऑफ जस्टिस विद ए सोर्ड, जो कि जिसके इन वन हैंड, यानी जो फिगर ऑफ जस्टिस, यानी ये न्याय की मूर्ति है, जो कि इसके एक हाथ में सोर्ड यानी तलवार है, एंड वन हैंड एंड ए शील्ड इन द अदर, और दूसरी में शील्ड है. हर पोस्चर इज एग्रेसिव, उसका जो पोस्चर है
या जो मुद्रा है, मेरा मतलब जो उसकी हाव भाव हैं, उसमें वो एग्रेसिव है, आक्रामक, हमलावर। हर फेस एक्सप्रेसेस रेज, उसके चेहरे पर क्रोध है, एंड डिज़ायर फॉर रिवेंज, और बदले की भावना है, यानी वो बदले की भावना से में है, और वो एग्रेसिव है, और लगातार उसके हाथ में तलवार है, और वो अपने दुश्मनों को मार रही है, उनको किल कर रही है। सी इज ट्रैम्पलिंग सिपाहीज अंडर हर फीट, और वो अपने उसके पिक्चर में आप यू कैन सी इन योर बुक दैट सी इज ट्रैम्पलिंग सिपाहीज अंडर हर फीट, वे अपने पैरों के नीचे सिपाहीज को, इंडियन सोल्जर्स को कुचल रही है। वाइल ए मास ऑफ इंडियन वोमेन विद चिल्ड्रन कावर विद फियर, जबकि जो बहुत सारी भारतीय महिलाएं हैं वो भयभीत होकर डर से छिप रही हैं और अपनी जान बचाना चाहती हैं। इसमें दिखाया गया कि वो इतनी बहादुर महिला है कि वो इंडियन सोल्जर को भी मार रही है, और साथ में जो इंडियन सोल्जर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में ये कि इंडियन वुमेन और जो चिल्ड्रन हैं वे भी उससे डर कर कहीं जो है सेफर प्लेस पर जो है अपने आप को ले जाना चाहते हैं कि जिससे बच जाएं। स्टूडेंट्स, दिस इज the questions, and now in the book we will explain on page 290 ordinary life in extraordinary times, यानी इसमें ये बताया गया है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम चल रहा था, यानी 1857 की क्रांति चल रही थी, तो उस समय ऑर्डिनरी लाइफ कैसे स्पेंड हो रही थी। What happened in the cities during the months of revolt? How did the people live through those months of tumult? यानी tumult का मतलब जो उस समय जो कि बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी भागा दौड़ी का समय था, वो कैसे लोग रहे थे। एंड हाउ वाज नॉर्मल लाइफ अफेक्टेड, उनकी नॉर्मल लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही थी। रिपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज टेल अबाउट द ब्रेकडाउन इन रूटीन एक्टिविटीज़, यानी ये बताती हैं कि रूटीन एक्टिविटीज़ लगभग ब्रेकडाउन हो रही थी, टूट रही थी, ख़त्म हो चुकी थी। एंड रीड द रिपोर्ट्स ऑफ दिल्ली उर्दू अखबार ऑन 14 जून 1857 में दिल्ली उर्दू अखबार में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर वेजिटेबल्स एंड साग। स्पाइनेक पीपल हैव फाउंड टू कंप्लेन दैट इवन काडू पम्पकिन, कद्दू पम्पकिन, बैंगन, ब्रिंजल कैन नॉट बी फाइंड इन द बाजार्स, यानी लोग ये ऐसे कह रहे थे, ना उनको वेजिटेबल्स सब्जियां मिल रही हैं, ना साग स्पाइनेक मिल रहा है, और साथ में ना उन्हें कद्दू पम्पकिन और ब्रिंजल बैंगन प्राप्त हो रहे हैं। पटेटोज एंड अरवी, याम, अरवी को कहते हैं याम, वहन अवेलेबल आर ऑफ स्टेल एंड रोटन वेराइटी, यानी ये बहुत ही सड़ी गली या कि स्टेल यानी बासी हो चुकी होती, स्टोर्ड फ्रॉम बिफोर बाई फार साइटेड कुंजार्स, वेजिटेबल जो कंजर्स होते थे, वेजिटेबल ग्रोअर्स, उनकी जो है ये उनकी फार साइटेड थी। फ्रॉम गार्डन्स इनसाइड द सिटी सम प्रोड्यूस डज रीच ए फ्यू प्लेसेस, बट द पुअर एंड middle class can only lick their lips and watch them as the earmarked for the select, यानी अब भी जो गार्डन से, बाग से, जो आसपास में खेत थे, जो फ्रेश वेजिटेबल्स थी वो रिच पीपल तक पहुंच जाती थी, लेकिन जो मिडिल और लोअर क्लास के लोग थे उनको ये नहीं मिल पा रही थी। देयर इज समथिंग एल्स दैट नीड्स अटेंशन विच इज causing a lot of damage to people, which is that the water carriers have stopped filling water। जो वाटर कैरियर्स थे, जो पानी भरकर लाते थे अपने जो उनकी जो चमड़े की मश्क होती थी, यानी लेदर एक बोतल होती थी एक प्रकार से। पुअर सुरफाज जेंटिलिटी आर सीन कैरिंग वाटर इन पेल्स ऑन देयर सोल्जर,
और जो लोग थे अपने पेल यानी अपनी बाल्टी में कंधे पर लाद कर उसमें पानी ले जाते हुए दिखाई देते थे। एंड ओनली देन नेसेसरी हाउस होल्ड टास्क सच एज कुकिंग एट्सेट्रा कैन टेक प्लेस, और तभी कुकिंग वगैरह हो पाती थी। द हालाकोर्स राइटियस हैव बिकम हराम खोर्स, यानी जो हारा खोर्स थे, जो हलाल खोर्स यानी राइटियस, यानी हलाल खोर्स का मतलब होता है राइटियस यानी जो कि लगातार वर्क करने वाले लोग थे, वर्केबल पीपल, हैव बिकम हराम खोर्स यानी करप्ट, वे अब करप्ट हो गए थे। मैनी मोहल्लाज हैव नॉट बी एबल टू अर्न फॉर सेवरल डेज एंड इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज देन डिके, और लगातार कई मोहल्लों में बहुत ज़्यादा ना सफाई हो रही थी, ना कुछ खाने पीने को मिल रहा था, और प्रॉब्लम डिके हो रहा था, नष्ट डेथ, लोग मर रहे थे, डिजीज़ बीमार हो रहे थे, विल कंबाइन टुगेदर टू स्पॉइल द सिटीज़ एयर, और इस प्रकार जो लोग मर जाते थे उनको बीमारी फैल रही थी, डेथ उनकी जो है वो कॉर्प्स या लाशें पड़ी रहती थी एयर में। एंड एन एपिडेमिक विल स्प्रेड और ऑल ओवर द सिटी एंड इवन टू एरियाज एडजेसेंट अराउंड, और ये ऐसा लग रहा था कि ये बीमारी आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।